हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू 9 जी के ट्रिक। और आज हम पढ़ाने वाले हैं हिंदी विषय। और हिंदी विषय में पढ़ाएंगे समास। आज हम समास की बहुत ही अच्छी ट्रिक लेकर आए हैं जिसे आप प्रश्न देखते ही पहचान जाएंगे ये कौन सा समास है। सबसे पहले जानते हैं समास किसे कहते हैं। तो समास जब दो या दो से अधिक शब्द मिलकर कोई नया शब्द बनाते हैं तो उसे समास कहते हैं। और समास में पद कितने होते हैं दोस्तों? तो समास में दो पद होते हैं। कौन कौन से? उत्तर पद, पूर्व पद। पूर्व पद का मतलब होता है पहले वाला और उत्तर पद का मतलब होता है बाद वाला। तो चलिए अब पढ़ते हैं समास के भेद। समास के कितने भेद होते हैं ये पढ़े थे हमने। पद पद दो होते हैं, पूर्व पद, उत्तर पद। समास के भेद तो दोस्तों हिंदी में जो है समास के 4 भेद होते हैं और संस्कृत में आपको 6 दिखाएगा। तो चलिए देखते हैं समास के हिंदी में कौन कौन से हैं ये 4 भेद। तो पहला है अव्ययी भाव समास, दूसरा है तत्पुरुष समास, तीसरा है बहुब्रीहि समास, चौथा है द्वंद्व समास। और दोस्तों ये जो तत्पुरुष समास है इसके अंदर हमारा आ जाता है द्विगु समास और आ जाता है कर्मधारय समास। तो ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा समास जो है हिंदी में 4 होते हैं, अव्ययी भाव, तत्पुरुष और बहुब्रीहि और द्वंद्व। और तत्पुरुष के अंतर्गत आते हैं द्विगु और कर्मधारय। चलिए दोस्तों अब इन सभी को डिटेल में पढ़ते हैं कि ये सभी होते क्या हैं। सबसे पहला है अव्ययी भाव समास। तो दोस्तों अव्ययी भाव समास में पहला पद प्रधान होता है अर्थात अव्यय होता है। अव्यय मतलब उपसर्ग या विशेषण होता है पहला पद समास विग्रह करने पर। जैसे दोस्तों दिया है प्रतिदिन, यहाँ पर जब समास विग्रह करेंगे प्रतिदिन का तो होगा प्रतिधन दिन। तो यहाँ पर दोस्तों ये जो प्रति है ये उपसर्ग है। तो याद रखिएगा जहाँ पर ऐसा दिख जाए कोई भी उपसर्ग लगा हो शब्द का विग्रह करने पर तो वहाँ पर अव्ययी भाव समास होगा। तो प्रतिदिन का दोस्तों है दिन, प्रतिधन दिन अर्थात दिन दिन। अगला है दोस्तों यथाशक्ति। यहाँ पर देखिए दोस्तों यथा उपसर्ग लग गया है तो इसका समास विग्रह करने पर होगा यथा धन शक्ति अर्थात शक्ति के अनुसार। अगला है दोस्तों अनुधन रूप, अनुरूप अर्थात रूप के योग्य। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए ये अनु जो है उपसर्ग है। और अगला है भरपेट। यहाँ पर भर शब्द जो है वो उपसर्ग है तो भरपेट का होगा भर धन पेट अर्थात पेट भर। तो दोस्तों याद रखिए जहाँ कर उपसर्ग दिख जाए वहाँ पर अव्ययी भाव समास होगा। जैसे प्रतिदिन का विग्रह किए तो प्रति आया, यथाशक्ति का किए तो यथा आया, अनुरूप का किए तो अनु आया, भरपेट का किए तो भर आया। ये सभी हमारे उपसर्ग हैं और जहाँ कहीं भी उपसर्ग दिखे वहाँ पर अव्ययी भाव समास होता है। अगर ये आपको समझ में ना आए कि उपसर्ग कौन से हैं तो दोस्तों हमने हिंदी की प्लेलिस्ट जाकर देखी, वहाँ पर उपसर्ग का एक वीडियो बना है तो आपको समझ में आ जाएगा उपसर्ग क्या है। कुछ ऐसे एग्जाम्पल हैं दोस्तों जिसे आप पहचान नहीं पाते हैं कि ये द्वंद्व समास है या अव्ययी भाव समास है। तो याद रखिएगा वो अव्ययी भाव समास होते हैं। और वो कौन कौन से हैं ये हैं, देखिए ये बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, ये एग्जाम में पूछ लेता है और आप कंफ्यूज हो जाते हैं। तो याद रखिएगा द्वार द्वार, हर एक द्वार ये अव्ययी भाव समास है। बीचों बीच, बीच ही बीच में ये भी अव्ययी भाव समास है। हाथों हाथ, हाथ ही हाथ में ये भी अव्ययी भाव समास है। दिनों दिन, कुछ ही दिन में ये भी अव्ययी भाव समास है। गली गली, प्रत्येक गली, रातों रात, रात ही रात में, साफ साफ, बिल्कुल स्पष्ट। तो याद रखिए ये कुछ बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। ये समास विग्रह जितने भी हैं याद रख लीजिए, ये एग्जाम में बहुत आता है। अगला है दोस्तों तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास किसे कहते हैं? तो दोस्तों तत्पुरुष समास में दूसरा पद प्रधान होता है और दोनों पदों के बीच कोई कारक चिन्ह लुप्त होता है, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर कारक चिन्ह क्या है? तो कारक चिन्ह दोस्तों होता है जैसे का, के, की, से, पर, में, के लिए, से, द्वारा, ये सभी कारक चिन्ह होते हैं। अब जैसे दिया है उदाहरण दोस्तों राजपुत्र, जब इसका समास विग्रह करेंगे तो होगा राजा का पुत्र। यहाँ पर दोस्तों ये जो येलो येलो से डार्क है ये कारक चिन्ह है का। राज रानी, यहाँ होगा राजा की रानी, यहाँ पर ये की आ गया है कारक चिन्ह।
अगला है रोगग्रस्त, रोग से ग्रस्त। यहाँ पर से शब्द जो है वो कारक चिन्ह है। और अगला है घोड़े पर सवार, तो यहाँ पर जो है कारक चिन्ह है। तो याद रखिए दोस्तों, जहाँ पर का, के, की, सा, से, में, पर, द्वारा, के लिए, ये सभी आए समास विग्रह करने पर, तो वहाँ पर तत्पुरुष समास होगा। अगला है दोस्तों तत्पुरुष समास के भेद। तो दोस्तों तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो ये देख लीजिए, कर्म तत्पुरुष होता है, करण तत्पुरुष होता है, संप्रदान तत्पुरुष होता है, और होता है अपादान तत्पुरुष होता है, संबंध तत्पुरुष होता है, अधिकरण तत्पुरुष होता है। तो दोस्तों कर्म तत्पुरुष में को आता है समास विग्रह करने पर बीच में, और करण तत्पुरुष में से द्वारा आता है, और संप्रदान में के लिए आता है, अपादान में से आता है, और संबंध तत्पुरुष में का, के, की आता है, और अधिकरण तत्पुरुष में या पर आता है। चलिए दोस्तों इसका उदाहरण देख लेते हैं। तो दोस्तों ये उदाहरण है, जैसे दिया है गिरहा कट, तो गिरह को काटने वाला। यहाँ पर देखिए दोस्तों कारक चिन्ह आ गया है को, तो ये कौन सा कारक चिन्ह है? कर्म कारक चिन्ह है, तो यहाँ पर कर्म तत्पुरुष होगा। मन चाहा, मन से चाहा, यहाँ पर से कारक चिन्ह आ गया, तो ये कौन सा होगा? तो ये हमारा करण होगा, करण तत्पुरुष समास। बिहारी रचित, बिहारी द्वारा रचित, यहाँ पर द्वारा कारक चिन्ह आ गया, तो ये भी हमारा करण तत्पुरुष समास होगा। रसोई घर, रसोई के लिए घर, यहाँ पर के लिए है दोस्तों, ये कारक चिन्ह है। दोस्तों ये जो के लिए है ये संप्रदान तत्पुरुष समास है। अगला है देश निकाला, अर्थात देश से निकाला। दोस्तों ये जो से है ये अलग होने का भाव प्रकट कर रहा है, तो ये अपादान तत्पुरुष समास होगा। अगला है गंगा का जल, तो दोस्तों यहाँ पर का आ गया है ना, का जो है तत्पुरुष है, तत्पुरुष समास, कारक चिन्ह है का। और ये कौन सा तत्पुरुष समास है? ये संबंध तत्पुरुष। तो याद रखिए दोस्तों का संबंध तत्पुरुष। अगला है नगर में वास, में, तो यहाँ पर में जो है कारक चिन्ह है, और ये भी तत्पुरुष समास है। और कौन सा तत्पुरुष समास है? अधिकरण तत्पुरुष समास। अधिकरण तत्पुरुष कौन सा समास है दोस्तों? नगर में वास, अधिकरण तत्पुरुष समास। एक और समास है दोस्तों, ये बहुत एग्जाम में पूछ लेता है, न समास। जिस समास में पहला पद निषेधात्मक हो उसे न समास कहते हैं, ये तत्पुरुष के अंतर्गत आता है। तो इसका उदाहरण दोस्तों जैसे अन्याय, यहाँ पर निषेधात्मक शब्द बोला है ना, तो यहाँ पर ना न्याय, यहाँ पर ये जो ना आया है इससे आप पहचान लीजिएगा कि ये ना समास है। अनदेखा, ना देखा हुआ, यहाँ पर भी ना आया है। अनुचित, ना उचित, ये भी हमारा न समास है। अनभिज्ञ, ना भिज्ञ, यहाँ पर भी ना आ गया। तो याद रखिएगा दोस्तों न समास कौन सा है? जहाँ पर निषेधात्मक हो, जैसे ना आ गया, ना न्याय, तो याद रखिएगा। अगला है दोस्तों कर्मधारय समास, ये तत्पुरुष समास के अंतर्गत आता है। कर्मधारय, तो इसे कैसे पहचानेंगे? तो जिस समास में पहला पद विशेषण हो, अर्थात कोई ना कोई गुण बताता हो, और दूसरा पद विशेष से हो, उसे कर्मधारय समास कहते हैं। जैसे उदाहरण दिया है दोस्तों महादेव, महान है जो देव, यहाँ पर देखिए जो शब्द आ गया है। नीलकंठ, नीला है जो कंठ। परमानंद, परम है जो आनंद। महाराजा, महान है जो राजा। इसका ट्रिक है दोस्तों कि जहाँ कहीं भी आपको समास विग्रह करने पर जो मिले वहाँ पर कर्मधारय समास होगा। कहीं कहीं दोस्तों ऑप्शन में कर्मधारय नहीं दिया रहता, तत्पुरुष दे देता है, तो याद रखिएगा वो तत्पुरुष भी होगा, क्योंकि ये कर्मधारय समास तत्पुरुष के अंतर्गत आता है। तो याद रखिएगा कर्मधारय का पहचानने का ट्रिक है, जहाँ कहीं भी जो दिख जाए वो कर्मधारय समास होगा। और जो कब दिखेगा? जब हम इसका समास विग्रह करेंगे शब्द का। जैसे महादेव का समास विग्रह है महान है जो देव, यहाँ पर जो शब्द आ गया है तो ये कर्मधारय समास है। एक और दोस्तों ट्रिक है, जहाँ पर तुलना की जाए और समास विग्रह करने पर
के समान या रूपी दिया हो, जैसे घनश्याम, घनश्याम का जब समास विग्रह करेंगे दोस्तों तो आएगा घन के समान श्याम। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों के समान आ गया है ना, तो ये हमारा कर्मधारय समास है। यहाँ पर तुलना की जा रही है घन की श्याम से। कमल नयन, कमल के समान नयन, यहाँ पर समास विग्रह करने पर के समान आ रहा है ना, तो ये भी कर्मधारय समास है। अगला है मुख चंद्र, तो मुख रूपी चंद्र, यहाँ पर रूपी आ गया, यहाँ पर भी तुलना की जा रही है मुख की चंद्रमा से। विद्या धन, विद्या रूपी धन, तो याद रखिएगा दोस्तों जहाँ कहीं भी जो या के समान या रूपी दिख जाए समास विग्रह करने पर तो वहाँ पर कर्मधारय समास होगा। और कर्मधारय किसके अंतर्गत आता है? तत्पुरुष के अंतर्गत। और दोस्तों अव्ययी भाव क्या था? जहाँ पर शब्द में समास विग्रह करने पर उपसर्ग लगा हो वहाँ पर अव्ययी भाव समास होता है। और तत्पुरुष समास क्या होता है? जहाँ कहीं भी समास विग्रह करने पर कारक चिन्ह दिख जाए, और कारक चिन्ह क्या है? के, से, के द्वारा, के लिए, में, पर, ये सभी कारक चिन्ह हैं। तो याद रहेगा ना दोस्तों, इन सब का ट्रिक बहुत ही आसान है। अगला है दोस्तों द्विगु समास, ये तो बहुत ही आसान है द्विगु समास। इस पद में आपको कहीं भी कोई संख्यावाचक विशेषण दिख जाए वहाँ पर द्विगु समास होगा, और इसमें दूसरा पद प्रधान होता है। ये भी तत्पुरुष समास के अंतर्गत आता है। उदाहरण है दोस्तों जैसे पंचवटी, 5 वटों वाला समूह या 5 वटों वाला स्थान, अर्थात वट का मतलब है दोस्तों वृक्ष। तो दोस्तों यहाँ पर द्विगु समास में क्या कहा है? जहाँ कहीं भी संख्यावाची दिख जाए, मतलब गिनती वाला कोई भी चीज़। तो यहाँ पर देखिए पंचवटी दिया है, तो 5 वटों वाला स्थान, तो यहाँ पे देखिए ये गिनती दिख गई ना, 5 संख्या, तो ये द्विगु समास होगा। अगला है दोस्तों तिराहा, अर्थात 3 राहों का समूह। तो यहाँ पर ये गिनती दिख गई 3, तो ये भी हमारा द्विगु समास होगा। चौमासा, 4 मासों का समूह, अर्थात महीनों का समूह। तो यहाँ पर 4 जो है संख्या है, तो ये भी हमारा द्विगु समास है। सप्ताह, तो 7 दिनों का समूह, तो यहाँ पर दोस्तों 7 आ गया है, 7 संख्या, तो ये द्विगु समास है। तो द्विगु समास पहचानने की ट्रिक क्या है? अगर किसी भी शब्द का हम समास विग्रह करेंगे और पहला पद संख्यावाची हो तो वो हमारा द्विगु समास कहलाएगा। तो यहाँ पर देखिए संख्यावाची क्या है? 5, 3, 4, 7, ये सभी संख्यावाची हैं, तो ये हमारा द्विगु समास है। अगला है दोस्तों बहुव्रीहि समास। तो बहुव्रीहि समास में पूरा पद ही विशेषण का काम करता है, और इसमें पहला पद संख्यावाचक विशेषण होता है। तो जब दूसरा पद दोनों मिल जाएगा तो वो कोई तीसरा अर्थ देगा। याद रखिएगा बहुव्रीहि में जो है अगर कोई भी पद संख्यावाची हो तो वो दोनों मिलकर कोई नया अर्थ दे तो वो हमारा बहुव्रीहि होगा। देखिए द्विगु में भी संख्यावाची था लेकिन वहाँ पर कोई तीसरा अर्थ नहीं दे रहा था, और यहाँ बहुव्रीहि में तीसरा अर्थ देगा। देखिए चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे पीताम्बर, पीला है अंबर जिसका, अर्थात श्री कृष्ण। यहाँ पर देखिए दोस्तों पीताम्बर का पीला है अंबर जिसका, तो श्री कृष्ण, यहाँ पर किसके बारे में बात की जा रही है? श्री कृष्ण, तो ये बहुव्रीहि समास होगा। तो याद रखिए दोस्तों बहुव्रीहि समास में अधिकतर भगवान के नाम ही होते हैं। अगला है दशानन, 10 हैं आनन जिसके। देखिए दोस्तों आप ये भी कह सकते हैं ना कि यहाँ पर 10 आ गया है, संख्या आ गया है, द्विगु होगा, तो नहीं दोस्तों यहाँ पर द्विगु नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर 10 हैं आनन जिसके, यहाँ पर एक इंसान की बात की जा रही है कि कौन है जिसके 10 हैं मुख, जिसके 10 हैं, तो यहाँ पर रावण के 10 मुख हैं, तो इसका तीसरा अर्थ निकल रहा है रावण, इसलिए ये बहुव्रीहि समास होगा। अगला है चतुर्भुज, 4 हैं भुजाएं जिसकी, अर्थात विष्णु। तो यहाँ पर भी दोस्तों देखिए ये 4 आ गया तो आप कहेंगे द्विगु है, तो द्विगु नहीं होगा, होगा द्विगु, लेकिन जब इसका समास विग्रह अलग तरीके से की जाए। यहाँ पर बहुव्रीहि होगा, 4 हैं भुजाएं जिसकी, क्योंकि तीसरा अर्थ निकल रहा है विष्णु। और ये द्विगु तब होगा जब चतुर्भुज का समास विग्रह ऐसे करेंगे, 4 भुजाओं का समूह या 4 भुजाओं का समूह, हाँ ये द्विगु होगा। और चतुर्भुज, 4 हैं भुजाएं जिसकी, ये विष्णु अर्थात विष्णु, तो ये बहुव्रीहि समास होगा। अगला है कमल नयन, कमल के समान नयन है जिसके, अर्थात विष्णु। अब दोस्तों आप कहेंगे यहाँ पर तुलना की जा रही है, के समान आ गया है,
तो दोस्तों यहाँ पर के समान तो आया है, लेकिन यहाँ पर तीसरा अर्थ निकल रहा है, अर्थात विष्णु। तो यहाँ पर बहुव्रीहि होगा। और याद रखिए, इसका विग्रह जब करेंगे तो ये जो येलो से डार्क है, जिसका, जिसकी, जिसके, तो यहाँ पर समास विग्रह करने पर ये कहीं भी दिख जाए तो वो हमारा बहुव्रीहि समास होगा। दोस्तों अभी हमने पढ़ाया था अव्ययी भाव समास, जिसमें दिया था कमल नयन, तो वहाँ पर समास विग्रह किया था तो हुआ था कमल के समान नयन, सिर्फ इतना, तब वो होगा अव्ययी भाव समास। और जब इतना लिखेंगे कमल के समान नयन है जिसके, अर्थात विष्णु, तब ये बहुव्रीहि समास होगा। तो याद रखिएगा, जहाँ कहीं भी जिसका, जिसकी, जिसके, ये सभी लगा हो समास विग्रह करने पर, वहाँ पर बहुव्रीहि समास होगा। और दोस्तों बहुव्रीहि समास में अधिकतर भगवान के नाम आते हैं। अगला है दोस्तों द्वंद्व समास। ये आखिरी समास है द्वंद्व समास, जिस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं और विग्रह करने पर दोस्तों और, अथवा, या, एवं लगा रहता है, वो द्वंद्व समास कहलाता है। जैसे उदाहरण है दोस्तों भाई बहन, इसके बीच में जब समास विग्रह करेंगे तो और आ जाएगा, भाई और बहन। गंगा यमुना, गंगा और यमुना, तो ये द्वंद्व समास कहलाएगा। और अगला है हानि लाभ, हानि और लाभ, राजा रानी, राजा और रानी। तो याद रखिए दोस्तों, जहाँ कहीं समास विग्रह करने पर और लगा हो तो वो द्वंद्व समास होगा। और द्वंद्व समास पहचानने की ट्रिक है कि समास के बीच में ये डैश लगा रहता है, ये डैश। तो दोस्तों अभी आपने देखा था अव्ययी भाव में भी कुछ समास ऐसे थे जिसमें डैश लगा था, तो उनको याद कर लीजिएगा। कुछ ऐसे होते हैं जिसमें डैश लगा रहता है, वो द्वंद्व नहीं होते हैं लेकिन अव्ययी भाव समास होते हैं। जैसे दोस्तों है धीरे धीरे, तो ये द्वंद्व समास नहीं होगा, ये अव्ययी भाव समास होगा। बार बार, कभी कभी, ये सभी अव्ययी भाव समास होंगे और द्वंद्व समास नहीं होगा। द्वंद्व समास पहचानने का ट्रिक है दोस्तों, जिसमें डैश लगा हो बीच में, या समास विग्रह करने पर और आए, अथवा आए, एवं आए, ये सभी द्वंद्व समास होंगे। दोस्तों द्विगु समास क्या होता था? द्विगु समास में पहला पद संख्यावाची होता था, जहाँ कहीं भी संख्या दिख जाए वहाँ पर द्विगु समास होगा। कुछ समास ऐसे होते हैं जो द्विगु और बहुव्रीहि दोनों होते हैं, जैसे चतुर्भुज, चार भुजाओं का समूह, तब ये द्विगु समास कहलाएगा। और जब चतुर्भुज को ऐसे समास विग्रह करेंगे, चार हैं भुजाएं जिसकी, अर्थात विष्णु, तो ये बहुव्रीहि समास हो जाएगा। और उदाहरण है द्विगु और बहुव्रीहि के, जैसे है त्रिनेत्र, तीन नेत्रों का समूह। जब इसका समास विग्रह ऐसे करेंगे, तीन नेत्रों का समूह, तब ये द्विगु कहलाएगा, क्योंकि यहाँ पर संख्यावाची है तीन। और जब त्रिनेत्र का ऐसे समास विग्रह करेंगे, तीन नेत्र हैं जिसके, यहाँ पर जिसके आ गया, अर्थात शिव, तो यहाँ पर बहुव्रीहि समास होगा। और भी उदाहरण है, जैसे चतुर्मुख, चतुर्मुख चार मुखों का समूह, तो ये द्विगु समास कहलाएगा, क्योंकि यहाँ पर चार जो है संख्यावाची आ गया। दोस्तों जब इसका समास विग्रह दूसरी तरीके से करेंगे, जैसे चार मुख हैं जिसके, अर्थात ब्रह्मा, तो ये बहुव्रीहि समास कहलाएगा। तो ये दोस्तों समास विग्रह पर निर्भर करते हैं कि समास विग्रह हम कैसे करते हैं। कुछ मिलते जुलते रहते हैं शब्द, जैसे चतुर्भुज हो गया, त्रिनेत्र हो गया, चतुर्मुख हो गया, तो ये याद रखिएगा। थैंक यू दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, और हम आगे नेक्स्ट सेकंड पार्ट में बताएंगे इस पर आधारित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। और इससे जो कुछ मिलते जुलते शब्द रहते हैं, जो कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये कौन सा होगा, कर्मधारय होगा कि द्विगु होगा, तो ये हम अगली वीडियो में बताएंगे।